और दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कई ज्यादा तेज दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई वैक्सीनेशन की मुहिम चल रही है। बता दें आपको कि 1 अप्रैल से दिल्ली सरकार 45 साल से 60 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसके लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके चलते बुराड़ी के हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए हॉस्पिटल के जीएमएस आशीष गोयल ने बताया कि 1 अप्रैल को 800 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, तो वहीं आज भी करीब 1000 से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं। बुराड़ी हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय गोयल का कहना है, हमारे यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध है और किसी को भी वैक्सीनेशन कराने के लिए लंबे समय तक के लिए बैठना नहीं पड़ा है। सरकार ने हमारे 45 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को लगाने का फैसला लिया है। उसके बाद एकदम से अच्छा इजाफा हुआ है हमारे वैक्सीन लगाने में। जो शुरू में कम लग रहे थे, अब 45 वर्ष के ऊपर लोगों को मिलाया जाए तो 800 से 900 लोग हमने पहले दिन वैक्सीनेट किए। हमारी टोटल क्षमता लगभग 1200 लोगों को वैक्सीनेट करने की है, जिसमें से 800 लोगों कल हमने वैक्सीनेशन लगाया, तो काफ़ी इजाफा हुआ कल से। जब शुरू में लोगों में काफ़ी संदेह था, संशय थी मन में कि वैक्सीन कैसी है, सेफ़ है या नहीं है, शुरू में हम पे क्यों लगाई जा रही है, पहले जवानों को क्यों लगाई जा रही। लेकिन उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। जब से हमने वैक्सीनेशन चालू किया है अभी तक हमने कोई भी साइड इफेक्ट, एक भी सिंगल साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं किया है जिसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा हो या कोई आगे चल के दिक्कत हुई हो। सर वैक्सीन बिल्कुल ही सेफ़ है, चाहे आप कोविशील्ड लगवाएं चाहे कोवैक्सीन लगवाएं, दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ हैं। हाँ, डर सा लग रहा था। मैंने कहा कि कैसे होगा, क्या होगा, बीपी हाई भी है ना। मैंने कहा कहीं घबराहट तो ना हो जाए मेरे से, कुछ ना। अच्छा लग रहा है। नंबर तो कुछ नहीं, मैंने आज ही आया तो आज ही मैसेज आ गया, आज से हो गया। हाँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी फैसिलिटी है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, डरना तो गलत है। अब किसी को कोई डिजीज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए जारी की गई टेंडर प्रक्रिया पर विपक्ष ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने टेंडर को रद्द करते हुए नए टेंडर को जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा, निगम सीसीटीवी कैमरे 7 गुणे अधिक कीमत पर खरीदकर भ्रष्टाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। साथ ही आरोप लगाए गए कि निगम के 217 स्कूलों में 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 35 करोड़ के टेंडर बीजेपी नेताओं ने बड़ी कंपनियों की उपेक्षा करते हुए अपनी पसंद की दूसरी कंपनी को दे दिए और इन टेंडरों को लेकर सभी नियम कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। तो जैसे ये स्कूलों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के टेंडर में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आपने सीसीटीवी में लगने वाले 7 तरह के कंपोनेंट जो सीसीटीवी में लगते हैं, उन 7 कंपोनेंट की सिर्फ एक कंपनी आपने तय कर दी है कि ए कंपोनेंट इस कंपनी को मिलेगा, इस कंपनी का होना चाहिए, बी कंपोनेंट इस कंपनी का होना चाहिए और सी कंपोनेंट इस कंपनी का होना चाहिए। आपने ये तय कर दिया, उसमें ऑप्शन नहीं दिया, आपने किसी अदर कंपनी का ऑप्शन नहीं दिया कि उसमें और कोई कंपनियां अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते। फिर आपने टेंडर निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं समझता हूं। जब आपने पहले ही तय कर दिया कि इस कंपोनेंट के लिए यही कंपनी होगी, तो फिर आप उसी को काम दे देते, आपको टेंडर निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। उधर नरेला से 2 दिन पहले गायब हुए एक युवक को पुलिस तलाश कर रही है, जिसके बाद मिली है तो उसकी लाश मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस मर्डर कांड ने पुलिस से लेकर रिश्तेदार तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सभी की भूमिकाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। स्याह रात के अंधेरे में खौफजदा इन चेहरों को देखिए, इन आंखों में उमड़े दर्द को देखिए, महसूस करिए एक पिता की तड़प को, एक भाई की बेचैनी देखिए। स्याह सन्नाटे को चीरता ये शोक का मंजर देश की राजधानी दिल्ली के नरेला बवाना का है, जहां एक युवक के कत्ल ने इलाके में सनसनी फैला दी। ऐसा हुआ कि हमसे दुकान में वो डिप्टी करीब 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आया है। वो आने के बाद में वो घर गया है, घर वाले चाय पिया है, चाय पी करके उसके बाद हम भीतर में थे, वो निकल गया, मना कर रहे थे उसको जाने के लिए, लेकिन वो निकल करके चला गया। फिर बाद में हमारा मुझसे बताया कि कलम तो चला गया वहाँ में। फिर फोन किया मुझसे थोड़ी देर के बाद में, तो जा करके बोला कि हम जीजा के पास में हूँ। एक बार हम उसको सुना, फिर दोबारा जो फोन वो किया है तो कखने किया है वो हमें पता नहीं। नरेला बवाना रोड पर बने राजीव रतन के सुनसान फ्लैट में मिला था करण का शव।
उसके जिस्म पर अनंत टॉर्चर के निशान थे। हाथ, चेहरा, छाती सब पर जख्म ही जख्म थे और खून शव के चारों ओर बिखरा पड़ा था, जो उसके साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी कह रहा था। जबड़ा भी लगता है, नेला भी लगता है। और बस शाम में हम वहाँ से मुझसे फ़ोन किए ना कि तुम चले जाओ थाने। हम थाना में गया, सारी ऐसा बात है, हमारा बच्चे खो गया है, इस टाइम में इतना टाइम में वो निकला है, अभी तक उनसे हमारा कोई पता नहीं मिल रहा। कंझावला का रहने वाला 30 साल का करण गुरुवार की सुबह अपने घर से निकला था। गुरुवार की दोपहर करीब 1:30 बजे उसकी घरवालों से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान करण ने जीजा के घर पर होने की बात कही थी। शाम 4 बजे के बाद करण का फोन बंद आने लगा। रात 8 बजे परिजन करण की तलाश में उसके जीजा के घर पहुंचे। जीजा ने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया। परिजनों को गुमराह कर करण का जीजा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया, जहां पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन करण को तलाश नहीं पाई। परिजनों का आरोप है कि एफआईआर लिखने के अगले 24 घंटे बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि आपने अभी बताया था, इन्हें ये पता चला कि इनके जीजा ने, करण के जीजा ने इनको बुलाया। करण चला गया वहाँ नरेला। जितनी बार उससे बात हुई उसने बोला गया कि सिर्फ जी मैं अपने जीजा के पास हूँ, नरेला हूँ। ठीक है, तकरीबन 1:30 बजे तक बात हुई। 1:30 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। फोन बंद हो जाने के दौरान दिन के 1:30 बजे तो तकरीबन लगातार उसको फोन किया गया कि भाई उसका फोन क्यों बंद आ रहा। करण के परिजन उसके अचानक गायब हो जाने से परेशान थे और पुलिस की ओर से सहयोग नहीं मिलने से निराश थे। लिहाजा करण की तलाश करते हुए परिजन नरेला बवाना रोड स्थित इस फ्लैट पर आ पहुंचे, जहां करण के आखिरी अंजाम पर सिहर उठे। करण का भाई कहता है कि अगर खाकी ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता तो करण का कत्ल ना हुआ होता और करण का कातिल इस रात के स्याह अंधेरे की तरह गुमनाम ना होता। ले जाने के दौरान तकरीबन 8 बजे तक ये प्रक्रिया चली कि हम फोन करते रहे, फोन नहीं उठा। लास्ट में फिर हम लोग यहाँ से गए हैं, सीधे गए जीजा घर। जीजा घर पे पूछा गया कि जी करण कहाँ है, तो बोला मुझे नहीं पता कहाँ है करण। कह रहा चलो ठीक है, आपको नहीं पता, आपके पास नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि आपके पास आया है। चलिए ठीक है, जहाँ पे वो काम करता है आप मुझे वहाँ ले चलिए, आपने उसकी ड्यूटी लगवाई है ना, आप वहाँ ले चलिए। उसने बोला मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो हम लोगों ने उस पर प्रेशर किया है कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठा है, हम लोग ऑटो में थे, वो सीधे थाने में ले गया, नरेला थाने में, और वहाँ जाकर थाने अंदर गाड़ी खड़ी करी और वो अंदर चला गया और बोला जी मुझे नहीं पता कुछ भी। करण के परिजनों के आरोप अगर सच्चे हैं, अगर वाकई करण की मौत मामले में खाकी ने लापरवाही बरती है, तो यकीनन ये शर्म की बात है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात है एक युवक का पहले रहस्यमय ढंग से गायब होना और जीजा का साले की मौत पर परिजनों को गुमराह करना। करण की मौत मिस्ट्री रिश्तों को कटघरे में खड़ा करती है और अपनों को संदेह के घेरे में। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।